नमस्कार। राम। आइए आज की बात, फिर विषय। आज की बात, आज तारीख तो आपको पता ही है कि 12 फरवरी है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है। दिन बृहस्पतिवार। दशमी पूर्णा तिथि होती है। बृहस्पतिवार पूर्णा को लीड करता है। इन दोनों का समीकरण अच्छा है। ये 12-23 तक है, फिर एकादशी तिथि लग जा रही है। ज्येष्ठा नक्षत्र है। यह है 13:43। नहीं तब तक वृश्चिक राशि है, फिर धनु राशि हो जाएगी, चंद्रमा धनु में आ जाएगा। और योग है हर्षण, अच्छा योग है। फिर वज्र योग हो जाएगा। खैर ये रात में 3:06 तक है, पूरी रात है। आइए, जहां तक सामाजिक राजनैतिक परिवेश की बात है, उठापटक चल रहा है, ये अभी चलता ही रहेगा। क्योंकि ऐसा रेयर होता, कभी कभी होता है जब शनि नाम का ग्रह अंशों में कम हो। मालूम है कि जो वर्तमान का शनि है वो मीन राशि में। मीन एक दुस्वभावी राशि है। शनि का अपनी जो राशियां हैं वो कौन है? वो मकर और कुंभ है। एक चर है कि स्थिर है। जो उसकी बड़ी प्रिय राशि तुला है वो भी चर है। इसकी राशियां दुस्वभाव नहीं है। ये बृहस्पति की राशि में, पर अपोनेंट की राशि में शनि बड़ा प्रतिक्रियात्मक बल प्राप्त कर लेता है, अच्छा काम करता है, पर ये बड़ा वास आउट करता है। वैसे ग्रहों में भी इसको जिस डिपार्टमेंट का अधिपति कहा गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, बड़ी अहम चौकीदारी है। कहाँ की चौकीदारी है? अरे जहां से एलिमिनेशन होता है भाई, जहां से माल बाहर निकलते हैं फैक्ट्री, आई बात, अहम चौकीदार। और मैंने कहा ना कि सिस्टम का ही बैलेंसर है। चाहे शरीर का सिस्टम हो, शरीर भी तो कम महत्व नहीं। अरे भाई, शरीर तो क्या है? एक हमारे ब्रह्मांड का एक अणु मात्र है, एक छोटा सा पिंड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। यानी जो ब्रह्मांड है उस पिंड में व्याप्त है। यानी ये पिंड, ये शरीर बहुत बड़ा खजाना है। अध्ययन करते करते पढ़ते पढ़ते अपूर्ण ही रह जाता है। खैर, इतनी गहराई वाला डिपार्टमेंट। ये शनि अभी 2 नवांश की डिग्री नहीं पूरी कर पाया। यानी अभी वर्तमान का शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में है। यानी मीन राशि के दूसरे नवांश में। पहला नवांश कर्क होता है, दूसरा सिंह नवांश होता है। यानी शनि भी कमजोर ही कहा जाएगा, मजबूत नहीं कहा जाएगा। हाँ, तो उसको ऋतु बल मिल जाएगा, क्योंकि वर्तमान शिशिर ऋतु है ना, 14 जनवरी से लेकर 14 मार्च, तो ऋतु बल मिल जाएगा, शिशिर का बल मिल जाएगा। मंगल जो उसका प्रतिक्रियात्मक प्लेनेट है वो अस्त चल रहा है। कब तक? 17 अप्रैल की रात, 18 अप्रैल तक, अक्टूबर से अस्त है। मंगल राजनीति का प्रमुख संचालक है, और ये हमारे जो राष्ट्रीय तंत्र है, जो हमारे देश का प्रभावी तंत्र है, उसके अनुशासन का मालिक है। जब ये कमजोर होता है, जब ये शनि कमजोर अंशों में होता है, तब संतुलन बिगड़ता है। और मंगल भी कमजोर हो जाए, अस्त हो जाए, तो बड़ा तेज बिगड़ जाता है। तब बात बढ़ जाता है, तब बात सड़कों पर आ जाता है। एक ऐसा समय चल रहा है जब हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां लड़ते 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 सड़कों पर आ जाए, आरोप प्रत्यारोप की सीमाएं बढ़ जाएं, कहीं कहीं ये व्यवहार बड़ा घृणास्पद हो जाए, खराब हो जाए, इतना भय लगता है। खैर, ये उठा पड़े तो चलता ही रहेगा। आइए, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और लोग सामंजस्य बिठाने की चेष्टा करें। खैर, ये राशि के लोग सामंजस्य बिठाते कैसे? ये आपस की मैत्री कैसे करते हैं? हमारी राशियां हमें शिक्षा देती, उपदेश देती हैं। देखो भाई, मैत्री भाव हमसे सीख लो ना। अब मैत्री भाव क्या होता है? हाँ, कहते हैं अपोनेंट कंपोनेंट मैत्री। जो विरोधी है वही पूरक है। इसका मतलब जो आलोचक है वो बड़ा शुभेच्छु है,
जो हमें निर्णय करता है, हमारी कमियां ढूंढता है, वो हमारा स्वयं भी है। ये संदेश हमारे ग्रहों द्वारा हमें प्राप्त होता है। और ग्रहों की प्रवृत्ति भी ऐसे ही है जो हम देखते हैं जमीन पे। क्या वहां पे जेंडर है भाई, मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कालपुरुष कुंडली ले लीजिए। मेष, मेष क्या है? मेष मैस्कुलिन है, यह गर्म राशि है, आग्नेय है, ये पुरुष जेंडर है, पुरुष राशि है, आग्नेय पुरुष राशि है। वृक 2 नंबर, ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? ये है हमारा फीमेल, फेमिनिन जेंडर है। वृक पृथ्वी तत्व है, फेमिनिन जेंडर। फिर बारी आती है 3 नंबर, वायुतः, हवा, वायु, ये क्या है? ये है हमारा न्यूट्रल जेंडर, ये नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर 4 नंबर आ गया, वाटर, पानी, 4 नंबर। ये क्या है? ये भी नपुंसक लिंग में ही आता है, ये भी न्यूट्रल जेंडर में ही आता है। फिर 5 आ गया, फिर पुल्लिंग आ गया, फिर 6 आ गया पृथ्वी तत्व, फिर स्त्रीलिंग आ गया, फिर शुक्र आ गया, तुला आ गया, नपुंसक लिंग आ गया, फिर वृश्चिक आ गया, ये भी नपुंसक लिंग में ही आ जाएगा। फिर धनु आ गया, ये मेल पुरुष लिंग आ गया, फिर स्त्रीलिंग आ गया, फिर पुरुष आ गया, फिर ये वायु से नहीं नपुंसक लिंग। फिर मीन है, ये 12वां भाव है, जलीय भाव है, ये भी नपुंसक। माने हमारी जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में से क्या है? 3 पुल्लिंग हैं, मेष, सिंह और धनु। 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, तीनों कर्म हैं, आग्नेय हैं, ऊर्जावान हैं। और 3 ही स्त्रीलिंग प्रधान हैं। कौन कौन है? वृक, कन्या और मकर, जो पृथ्वी तत्व हैं। आई बात। अब बाकी 6 बचा, ये 6 नपुंसक। अब नपुंसक लिंग में या न्यूट्रल जेंडर में बड़ा प्रधानता होती है। जो वायु राशियां हैं, इसको कहते हैं मेल प्रधान न्यूट्रल जेंडर, मेल बेस्ड। और जो जलीय राशियां हैं, उसे कहते हैं फीमेल बेस्ड न्यूट्रल जेंडर। मैंने वह नपुंसक लिंग जो पुरुष प्रधान हो, वो नपुंसक हो लेकिन उसका नाम पुरुष वर्ग में आता है। जैसे हम बात करते हैं कि भाई हम वस्तुओं को ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं साहब चौकी, बेलन। अब जो बेलन है वो पुल्लिंग है, पुरुष लिंग है, चौकी संबोधनी स्त्रीलिंग है। अब दोनों न्यूट्रल जेंडर हैं, दोनों नपुंसक लिंग हैं। ऐसे बहुत सारे नाम, बहुत सारी चीजें हैं जिनका संबोधन मेल फीमेल वो में आता है। आई बात। सब्जियों का नाम ले लीजिए, हम कहते हैं भिंडी, नाम है उसका लेडी फिंगर, फीमेल जेंडर। पर हम आलू, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर नहीं। ऐसे बहुत सारे। खैर, ये एग्जाम्पल हो गया। इस तरह प्रकृति के बनावट में ऐसे ही रहे हैं। इंसानों में देखा जाए तो जो न्यूट्रल जेंडर के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते जो पुरुष प्रधान प्रकृति के लोग होते हैं, या कुछ फीमेल प्रधान होते हैं। ये 2 तरह के न्यूट्रल जेंडर पाए जाते हैं। खैर, आइए अब इनमें मैत्रियां कैसे होती हैं, हम उसकी बात करने रहे। अब हर सामने वाला कंपोनेंट होता है। जैसे ये 1 नंबर ले लीजिए, जिसे मैंने कहा मेष राशि, जिसे कहते हैं मंगल, इसका मालिक है। उसके सामने का जो अपोनेंट कंपोनेंट है वो तुला है, ये इसका अपोनेंट कंपोनेंट है। ये अग्नि है, मेष को अग्नि तत्व कहते हैं और तुला को वायु कहते हैं। अब जो वायु है वो अग्नि का अपोनेंट है, कंपोनेंट है। अग्नि वायु का अपोनेंट है, कंपोनेंट है। कैसे भाई? हाँ, बिना वायु के अग्नि का जलना संभव नहीं है, अग्नि का डिस्ट्रीब्यूशन भी संभव नहीं है। और तेज वायु अग्नि को विद्रुप बना देती। अचानक कहीं आग जल रही हो और कोई बहुत तेज की हवा आ जाए ना, तो आग फैल बिखर जाएगी, हो तो आग लग जाए या बुझ जाए, दीपक बुझ जाए, या तो उससे तो खत्म कर दिया या फैला दिया। और चूंकि जलने में ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए, तो वो धीरे धीरे मंदिर चलता रहता है। पर बैलेंस कर कहते हैं, कहा मेष गर्म है, उग्र है, आग्नेय है,
और जो तुला है इसको संतुलित बैलेंस कहते हैं, संतुलित बैलेंस। क्रोधी है मेष, सहनशील है तुला। वर्णों में क्षत्रिय है मेष, शूद्र है तुला। अब मेष जो संक्रांति आती कब आती है, वो वर्ष के शुरुआत में। कब? जब सूर्य नाम का प्लेनेट अपने उत्तरी गोलार्ध पर पूर्णतः पहुंच जाता है बात। उसके पहले वो नॉर्थ पोल की जर्नी में होता है, पर जब मेष में पहुंचा तो पूर्णतः वो नॉर्थ पोल में जाके व्यवस्थित हो गया। पर यही जब तुला में पहुंचता है आधे अक्टूबर से लेकर आधे नवंबर के बीच में, तो हमने कहा वो साउथ पोल में आके स्टैब्लिश कर गया संतुलन। वो सौम्य ऋतु है, शरद कहते हैं उसको, और इसे हम बसंत कहते हैं। लेकिन ये बसंत का उत्तरार्ध है। बसंत का उत्तरार्ध बड़ा गर्म होता है, बड़ा उत्पाती होता है भाई। हवाएं बहुत तेज बहती हैं, उन हवाओं में कभी वस्त्र बिखरने लगते हैं हमारे। और ये थोड़ा धैर्यहीन है, मंगल के पास धैर्य नहीं है, थोड़ा उतावला है, बैलेंस है। तुला के पास धैर्य है, संतुलन है। अतः मेष का जो कंपोनेंट है प्रमुख रूप से वो तुला है। और दोनों देखा जाए तो पुरुष प्रधान है, मेष भी तुला। लेकिन चूंकि तुला वायु है, अतः इसकी जो प्रधानता है वो न्यूट्रल जेंडर में आता है बात, जो एक प्रमुख कंपोनेंट है। लेकिन अगर हम जीवन के मैत्रीयता की बात करें, जीवन के संबंधों की बात करें, तो एक मित्र है जिसका जन्म बसंत में हो, मेघ संक्रांति में हो, एक का जन्म तुला संक्रांति हो, तो बड़ी अच्छी मैत्री कही जाएगी। एक रात का हो, एक दिन का हो, तो उनकी मैत्री बहुत अच्छी कही जाएगी। स्त्री पुरुष के मिलाप की बात है कि उसकी स्त्री का जन्म तुला संक्रांति में है, और वो जो उसका पुरुष है उसका जन्म है बसंत ऋतु की मेघ संक्रांति में। वो मैत्री कैसी? कहाँ बड़ी अच्छी मैत्री कही जाएगी। वो जब गुस्सा करेगा तो फट से मुस्कुरा देगी, वो गुस्सा करेगी, वो सहनशीला बन जाएगी कि अगर भाई तुम आग हो तो मैं तो पानी हूं, मैं ही तुम्हारी कंपोनेंट हूं, अपोनेंट हूं। क्योंकि कभी आग ने आग को बुझाया नहीं है, हमेशा आग जहां लगता है वहां पानी की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ती है। फिर बारी आती है वृक्क का, 2 नंबर। वृक्क क्या है? पृथ्वी तत्व। और जो वृक्क है ये ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ है। वृक्क संक्रांति कब आती है? आधे मई से लेके आधे जून के बीच में स्थिर है। अब पृथ्वी का जो प्रमुख कंपोनेंट है, पूरक है, वो पूरक कौन है? जल। चाहे उसके जीवन की रक्षा हो, चाहे उसकी पृथ्वी की उपार्जन क्षमता, उसकी उर्वरक क्षमता, बिना नमी के, बिना जल के वो पैदावार तो नहीं कर सकते ना। तो इसका जो कंपोनेंट उसको वृश्चिक कहते हैं। वृश्चिक माने जल, वाटरी राशि। वृक्क माने शुक्र, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। ये गर्मी की संक्रांति है, आधे मई से लेकर आधे जून के बीच का है। ये हेमंत ऋतु का प्रारंभ है, आधे नवंबर, 15-16 नवंबर से लेकर 15-16 दिसंबर के बीच में ये वृश्चिक संक्रांति है। हल्के हल्के ठंड की शुरुआत हो जाती है, जाड़ा बढ़ने लगता है, जाड़ा बढ़ने लगता है। हम कहते हैं साहब जाड़ा आ गया, हेमंत ऋतु आ गई। ये वृश्चिक का मंगल है। अब गर्मी के दिनों में जब बड़ी गर्मी पड़ती है, पृथ्वी शुष्क हो जाती है, तो पृथ्वी के अंतस्थल में नमी रहती है, जिससे संसर्ग वर्ग है ना, सामान्यतः ऐसे जीव जैसे जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, बहुत छोटी चीजें होते हैं ना, सांप, बिच्छू, गोदर, तमाम ऐसे उस जमीन के अंदर उस नमी में छिपे रहते हैं। आई बात है। और वो नमी उनकी सुरक्षा करती है,
बचे रहते हो। और जो वृश्चिक है स्थिर जल है, और इस जल को स्थिर कहते हैं, पर ये जल स्थिर जल विषाक्त होता है। तो वो जो जानवर पाए जाते हैं अंदर वो बड़े विषाक्त, बड़े जहरीले होते हैं। बिच्छू, सांप वगैरह बड़े जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, है बात। और वृक्ष, इसका सिंबॉलिक तो हम मूलक से कहते हैं, हिंदी इसको बैल कहते हैं, जो पहले खेती का मत था ना, है बात। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, ये संज्ञा क्यों दी गई भाई, रीजन क्या है? कहा ये पृथ्वी की वो उन्मत्त अवस्था है, वो गर्म अवस्था है जब पृथ्वी बड़ी प्यासी होती है। जेठ महीने की गर्मियों में पृथ्वी बड़ी प्यासी होती है ना, कि लगता है प्यासी पृथ्वी आकाश से आह्वान कर रही है कि जल बरसा दो, मैं बहुत प्यासी हूं, मांग रही है। पर थोड़ा बहुत वृश्चिक उसकी रक्षा कर रहा है कि तेरे अंतःस्थल में पड़ा हुआ जल स्थिर जल है, और वो हम तुम्हारे उन जंतुओं की रक्षा कर रहा है जो तुम्हारे अंदर आधारित निर्भर है। तो वृक्ष का कंपोनेंट वृश्चिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात मिथुन की कर लेते हैं। आइए बात मिथुन की करते हैं, 3 नंबर की बात करते हैं। मालिक बुध नाम का प्लैनेट, स्वभाव वायुजः, वायु कहते हैं। कंपोनेंट धनु, 9 नंबर, मालिक बृहस्पति, आकाश तत्व का मालिक। 3 का अपोनेंट कंपोनेंट धनु। कैसे भाई? 3 को मिथुन कहते हैं, मिथुन को जोड़ा भी कहते हैं। कहीं अगर सिंबॉलिक होगा ना तो एक मेल फीमेल का जोड़ा उस सिंबल में दिखाई देगा, आई बात। ये ग्रीष्म ऋतु का उत्तरार्ध है, यानी आधी जून से आधी जुलाई के बीच की संक्रांति है, जब गर्मी जोरों पर होती है और बरसात की शुरुआत हो जाती है। वर्षा का प्रारंभ गर्मी के उत्तरार्ध में, जून उनके एंड में शुरू हो जाता है। वर्षा शुरू नहीं होती लेकिन बरसात की शुरुआत हो जाती है। और प्रारंभ की वर्षा बड़ी अच्छी लगती है, पर गर्मी को बढ़ा भी देती है। जब प्रतीक्षा के बाद गर्मी से परेशान होकर जब हम वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, पानी वर्षा पानी वर्षा। पर जब दबी हुई गर्मी बाहर निकलती पृथ्वी से तो बड़ा उमस, बड़ा सफोकेशन मालूम होता है, बड़ा परेशान होता है। पर ये मिथुन का धनु कंपोनेंट कैसे हो गया, पूरक कैसे हो गया भाई? अरे भाई ये गर्मी का क्लाइमेक्स है, ये जाड़े का क्लाइमेक्स है। कहा कैसे? कहा ये 9 नंबर आता है आधे दिसंबर से आधे जनवरी के बीच में, से विंटर क्लाइमेक्स कहते हैं। मंत्र बहुत बड़ी रातें और वहां बहुत बड़ा दिन। वृक्ष मिथुन में इंसान में दिन बहुत बड़े होते हैं और यहाँ रातें बहुत बड़ी होती हैं। किस तरह ये उस पूरक की भूमिका निभाता है, ये जानने की बड़ी जरूरत है। मिथुन, मिथुन थोड़ा सा उन्माद जन्य कहते हैं मिथुन को। मिथुन शब्द मैथुन शब्द से लिया गया है राशियों में। ये सामान्यतया ऐसी इच्छा से ग्रसित लोग थोड़े बड़े एक्साइटेड होते हैं, उन्माद होता है। दोनों डिसिप्लिन सिखाता है, उसका मालिक बृहस्पति है। वो उस केंद्र पर, उस सेंटर पॉइंट पे कार्य करता है जो हमें रोकता है, बचाता है। ये आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकता है, पर अनुशासन मेंटेन होना चाहिए, अनुशासन टूटना नहीं चाहिए। इसका मालिक बुध नाम का ग्रह है, जिसे कहते हैं कि बुध के पास, बुध को दिया गया अवेयरनेस, जागरूकता। बृहस्पति विवेक का मालिक, 9 नंबर पर आकाश तत्व है। वो ये वायु तत्व है और आकाश तत्व है। अब इतना जागरूक न बन जाए, इतना जागरूक न बन जाए कि उस विषय का आनंद ही खत्म हो। क्यों? बहुत ज्यादा जागरूक होने पर फिर क्या होगा कि हमारे दिमाग में इल्यूजन पैदा होता है ना, कि अमुक चीज को ग्रहण करें कि नहीं करें, अमुक भूतन करें कि नहीं करें, कहीं बड़ा पॉइजन हो जाए भाई। उसी प्रकार जहां मैथुन शब्द है वहां बिंदासपन की जरूरत है। मरकरी माने जो थोड़ा सबकॉन्शियस को मेंटेन रखे और जागरूकता बनाए रखे।
वो बढ़ने न पाए, बहुत जागरूक हो गए तो बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा बिलो जागरूक हो गए तो बड़ा प्रॉब्लम। पर उस जागरूकता को मेंटेन कौन करे भाई? क्या उसका नाम बृहस्पति है, वो मेंटेन करता है। या तो उसको सामने स्थान 9 नंबर दिया गया ना, और बिल्कुल वो जैसे कोई निशानेबाज हो, कोई चौकीदार हो पायडर का सिपाही, और बिल्कुल धनुष ताने निशाना कर रहा हो। देखो भाई, गलती ना होने पाए, गलती ना होने पाए। उस मिथुन को ये धनु नियंत्रित करता है, बड़े चुपके चुपके, जैसे कोई चौकीदार सघन रात्रि में चौकीदारी कर रहा हो, अंधकार में देखता न हो पर निशाने पर बैठा हो, का धनु है। अब दोनों का स्वभाव दुस्वभावी है। अब जैसे मिथुन को आप ले लो, मिथुन दुस्वभावी है कि मिथुन एक स्वभावी नहीं, दो स्वभावी है, और अपोजिट लिंग वाला है, एक मेल एक फीमेल, तब तो मैथुन होता है ना। दोनों दो स्वभावी है। वो कैसे दो स्वभावी भाई? कहा एक तो धनुष है, एक तो तीर है। धनुष हमेशा इस तरह, धनुष उसके हाथ में रहता है, और जो तीर है वो छोड़ता है, निकलता है, तीर निकल जाता है पर धनुष रहता है। तो एक निकलने वाला, एक रहने वाला है, एक स्थिर है और एक चलायमान है, कि तीर मार दिया तो तीर निकल गया। इस तरह हमारी राशियां एक दूसरे के अपोनेंट कंपोनेंट ऐसी मित्रता करती हैं, और हमें इसी जीवन में शिक्षा भी मिलती है। विषय लंबा है, अगले राशियों पर कल बात करेंगे, अन्य राशियां ना। अभी इसको ही विराम देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।